नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा ऊर्जा संसाधनों के विषय में है। ऊर्जा संसाधन की एक क्लास आपको पढ़ा दी गई है, उसे अच्छे से आप पढ़ लें, नोट्स बना लें। अब ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि उसमें से जो भी थोड़ा बहुत छूट रहा है वो इस क्लास में हम कवर कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए वो सभी इसमें कवर कर दिए हैं मैंने। तो दोनों पार्ट्स को ध्यान से पढ़ लेना। ऊर्जा का मतलब है कि जहाँ सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन भारत में हो रहा है उन विषयों में चर्चा करेंगे इस क्लास में। जैसे जल विद्युत की बात करेंगे, परमाणु विद्युत की बात करेंगे, है ना, या परमाणु रिएक्टर्स की भी बात करेंगे, सौर ऊर्जा की बात करेंगे, ज्वारीय ऊर्जा की बात करेंगे। तो ऊर्जा के बारे में विशेष करके बात करनी है ना। चाहे प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो उसमें, चाहे पेट्रोल डीजल कच्चे तेल का उत्पादन हो, कोयले का उत्पादन हो, इस विषय में इस टॉपिक में कवर किए बहुत सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग वर्षों को लेकर के भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इवन चाहे लोकल वनडे एग्जाम्स की हो, चाहे अपर लेवल की कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें सारे प्रश्नों को कवर किया। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर कर दिया करो, अपने मित्रों के लिए। उसके बाद आप क्लास पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, ठीक है। और एडवांस सेटिंग में जाकर के क्वालिटी बढ़ा करके देख लिया करो, इससे कि आपको अक्षर बोर्ड पे लिखे हुए सारे साफ दिखेंगे। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे और देखेंगे इसे अच्छे तरीके से। ऊर्जा संसाधनों का पार्ट सेकंड है ये। तो ऊर्जा संसाधन है टॉपिक का नाम, लिख लीजिएगा। और दूसरा पार्ट है इस क्लास का, ठीक है। पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसे देखेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन से प्रश्न बहुत सारी चर्चाओं में रहते हैं ऊर्जा संसाधनों के विषय में जो पूछे गए। तो जो इसमें मैंने कवर किए हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ इस टॉपिक में जो कवर किए हैं वो पहली क्लास में डिटेल से और अच्छे से पढ़ा रखे हैं मैंने, है ना। यहाँ पे उन क्वेश्चंस को लिया है जो पूछे गए बहुत सारी परीक्षाओं में। तो देखिए बात करते हैं एंथ्रासाइड कोयला, चर्चाओं में रहता है। एंथ्रासाइड कोयले की बात कर रहे हैं। एंथ्रासाइड कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। कौन से राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है। और कश्मीर में एक जिला है रियासी जिला, इस जिले में सबसे ज्यादा एंथ्रासाइड कोयला निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि भारत में या दुनिया में कोयला चार प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसमें सबसे बढ़िया या सर्वोच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है बेटा, वो होता है एंथ्रासाइड कोयला, ठीक है। और एंथ्रासाइड कोयला भारत के उत्तर से निकलता है, उत्तर यानी कि जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से जम्मू की तरफ जब आते हैं, जम्मू से लगा हुआ एक हिस्सा है जिसका नाम है रियासी जिला, ठीक है। तो रियासी जिले से सबसे ज्यादा एंथ्रासाइड कोयले का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। जो मैं कॉमेंटेटरी कर रहा हूं उनको भी आप नोट करते चलें, सारे शब्दों को, है ना, जो वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं लिग्नाइट कोयला। ये पूछे गए सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कोयले में से। लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में खान का नाम है नेवली की खान। कौन सी खान है? नेवली की खान। और इसी नाम से क्या है यहाँ पे? नेवली के नाम से ताप विद्युत संयंत्र भी है। ताप विद्युत संयंत्र किस लिए होते हैं? थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में इनको। ये होते हैं जहां कोयले को जलाकर लाइट बनाई जाती है, या बत्ती बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है ना। या पर्यायवाची शब्दों में कहें तो दामिनी बनाई जाती है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द भी पढ़ते रहिए। तो लिग्नाइट कोयला कहाँ से निकलता है भारत में सबसे ज्यादा? तमिलनाडु से निकाला जाता है। तमिलनाडु में जगह का नाम है नेवली की खान, और नेवली के नाम से थर्मल पावर प्लांट भी है, या यूं कहें आप ताप विद्युत संयंत्र भी है, ठीक है। क्योंकि आप इस बात को लॉजिकली समझेंगे कि जहां से कोयला निकल रहा है वहीं पर सरकार प्लांट लगाती है, कि भाई ज्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़े। मान लीजिए कोयला निकल रहा है नेवली से और खान लगा दे इधर मध्य प्रदेश में आके, या ऊपर किसी ऐसे हिस्से में, तो कोयले को वहां से ट्रांसपोर्ट करके वहां तक लाए, सॉरी वो लगा दें प्लांट, लाइट का ट्रांसपोर्ट करवा के लाइए, जिसमें उतना खर्चा हो जाएगा सरकार का। तो नजदीकी सरकार लगाती है सारे प्लांटों को, है ना, आमतौर पर जहां जहां रिसोर्स पाए जाते हैं या संसाधन पाए जाते हैं। तो नोट करिएगा तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला। अब भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमन प्रकार का। कौन सा कोयला? बिटुमन कोयला पाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा। तो नोट करेंगे तीसरा पॉइंट, बिटुमन कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में छोटे नागपुर के पठार में होता है। कौन से पठार में होता है? छोटे नागपुर का पठार। ये पठारी इलाका है। इस इलाके के, इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के 4 से 5 राज्य शामिल हैं, जिसमें बंगाल को पढ़ सकते हैं, झारखंड को, बिहार को, एमपी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सारे और छत्तीसगढ़ को, इन सारे राज्यों को मिलाकर के छोटे नागपुर का पठार बोलते हैं। और जब आप देखेंगे कि कोयला सबसे ज्यादा कौन से राज्य में निकल रहा है, तो वो छोटे नागपुर के पठार वाले ही राज्य होंगे, है ना। तो 80% कोयला भारत का कहां से निकाला जाता है? इसी छोटे नागपुर के पठार से निकाला जाता है 80% कोयला। इस वजह से इस छोटे नागपुर के पठार को भारत में भारत का रूर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भारत का रूर बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे इधर में लिख देता हूं, भारत का रूर कहा जाता है इसे। रूर का मतलब कोयले से है। और रूर नामक जो स्थान है, जो जगह है, वो जर्मनी में है, शायद आई थिंक जर्मनी में ही है। तो जर्मनी में रूर नामक स्थान से कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना।
आगे बात करते हैं। देखो, जब कच्चे तेल की स्टार्टिंग होती है 1866 में, सबसे पहली बार कब होती है जी? 1866 वर्ष लिखी हुई है, ठीक है। पहली बार कच्चे तेल के लिए तेल का कुआं खोजा गया, लेकिन यहाँ पे तेल मिला नहीं, असफल हो गया। जगह का नाम नहरपुंग है जी, आसाम में ही पड़ती है जगह। 1866 में कोशिश करी गई, कोशिश की जा रही थी, एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जहाँ इन इलाकों में ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार रेलवे लाइन बिछा रही थी आसाम के इस हिस्से में। 1866 की बात बता रहा हूँ। तो कुछ उनको लगा, जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, कि यहाँ पे कुछ संसाधन हो सकते हैं इस तरीके के कच्चे तेल के, तो कुआं खोदा गया वहीं 1866 में। आसाम की एक जगह है नहरपुंग, लेकिन मिल नहीं पाया तेल, जहाँ पे कच्चा तेल मिल नहीं पाया था। पहला प्रयास था ये, ठीक है। ऐसे जीवन में आपको प्रयास करने चाहिए, कई बार नई सफलता मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं प्रयास करना छोड़ दें, लगातार प्रयास करते रहिए। लगातार प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होती है, इतिहास गवाह है, इस बात को नोट करना। ये भी इसी पॉइंट को बता रहा है ज्योग्राफी में। पहली बार खोजा, रेलवे लाइन तो बिछा रहे, उनका उद्देश्य था रेलवे लाइन का, लेकिन उनको कुछ लगा कि यहाँ पे जो जमीन है वो किस तरीके की है कि ऊपर कुछ पानी सा, ऑयल टाइप का सा पानी उसमें दिखा था उनको, तो वहाँ उन्होंने खुदाई कर दी। खुदाई कर दी तो नहीं मिल पाया उनको, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा खुदाई करी अगली साल में, फिर उसे उनको मिल गया, ब्रिटिश सरकार को मिल गया। किसने खोदा? अंग्रेजों ने खोदा था सबसे पहले, ये अंग्रेजों ने इसकी खोज करी थी, अगर बात करें तो, ठीक है। तो पॉइंट अगला है 1867, इसे छाप लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कई बार पूछा है। पहली बार कच्चे तेल की खोज हुई भारत में, पहली बार कच्चे तेल की खोज हुई भारत में, और खोज कहां पे हुई? माकुम। माकुम कौन से राज्य में? असम। इसे छाप लेना, आसाम के माकुम में सबसे पहला तेल का कुआं भारत के इतिहास में खोदा गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। जगह का नाम माकुम, असम राज्य में, और वर्ष थी 1867। अब जो नए बच्चे, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे ल्यूसेंट से या बहुत सारी जीके किताबों से डिगबोई पढ़ते हैं लगातार। डिगबोई चौके कई बार पूछा गया, प्रश्नों में, चर्चाओं में रहता है, हमने भी इसे मेंशन किया है इस टॉपिक में। 1889 की वर्ष है, जगह डिगबोई है, इसमें भी कच्चा तेल खोजा गया, ठीक है, वर्ष 1889 में डिगबोई में। तो डिगबोई भी कहाँ है? असम में है, नोट करते चलना। और डिगबोई किस लिए फेमस है? एक और बात जोड़ लेना, डिगबोई के नाम से रिफाइनरी भी है, इस वजह से फेमस है। कच्चा तेल निकलता है, रिफाइनरी में आता है और साफ या शुद्ध होता है, ठीक है। 1900 लगभग 54 तक यहाँ पे रिफाइनरी स्थापित थी, 54 तक। उसके बाद फिर भारत के और भी हिस्सों में रिफाइनरी स्थापित होने लगी, एक ही रिफाइनरी से बहुत सारा तेल शुद्ध किया जाता था यहाँ पे। तो वर्ष कौन सी है? 1889। अब असम के बाहर चलते हैं, तो असम के बाहर आते हैं 1960 में, देश आजाद हो गया था, पहली सरकार ही, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो गुजरात के अंकलेश्वर में कच्चा तेल खोजा गया। जो गुजरात की बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जगह है अंकलेश्वर, बिल्कुल अरब सागर के किनारे है, अरब सागर के तट पर है ये इलाका, ये जगह, ये क्षेत्र। तो 1960 में यहाँ खोजा गया, और गुजरात के भीतर सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अंकलेश्वर में होता है। कौन से स्थान में होता है? अंकलेश्वर नामक जो क्षेत्र है अरब सागर का, वहीं होता है सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन, ठीक है। 1960 में खोजा गया था। अब बात आती है कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कौन सा क्षेत्र करता है? ये मैं पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं विद वर्ष बता रहा हूं आपको। संभावना बिल्कुल नहीं छोड़ी जा रही कि पेपर वाला कहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 1975 में स्टार्टिंग हुआ था खोज यहाँ पे, और 76 तक कंप्लीट हो गई थी। 1975 से 76। प्रधानमंत्री कौन रही होंगी इस समय? इंदिरा गांधी, है ना। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कौन थी? इंदिरा गांधी थी भाई साहब। प्रधानमंत्री भी कई बार पूछा जाता है, बहुत सारी चीजों को, बहुत मेन प्रोजेक्ट्स को पूछ करके उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तब वहां पे खोज हुई, वहां पे पता चला, वहां पे जानकारी हुई, ठीक है, ऐसे करके। तो 1975 की बात है ये, कौन सी वर्ष की? 75 से शुरू हो गए 76 तक कच्चा तेल खोजा गया बंबई हाई तट पर। कहां पे खोजा गया? बंबई हाई तट पर खोजा भी गया और उत्पादन भी शुरू हो गया। इसी क्षेत्र को अपतटीय क्षेत्र और कहा जाता है। इसी क्षेत्र को बंबई हाई तट को क्या बोलते हैं? अपतटीय क्षेत्र। आराम से नोट कर लेना नए बालक, है ना, टेंशन नहीं लेनी है। कई बार ऑप्शन आता है भारत में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है, तो ऑप्शन अपतटीय क्षेत्र ही लिखा आता है पहले स्थान पर, उसे वही टिक कर देना, गोला रख देना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। यदि इस तरीके के ऑप्शन चांस आते हैं तो। अपतटीय क्षेत्र नहीं आता है तो बंबई हाई तट तो डायरेक्ट ही लिखा आता है कि भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस, चूंकि गैस भी उन्हीं चट्टानों से, सेम स्थानों से निकाली जाती है जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो आंसर सेम आना है इस कंडीशन में, बंबई हाई तट। याद रखना 1975 1976 ये वर्ष आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। देखो, भारत में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन, अगर भारत में लाइट उत्पादन की, विद्युत उत्पादन की बात करें तो ताप विद्युत से सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होती है।
इसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, थर्मल पावर, थर्मल पावर बोल देते हैं इंग्लिश में से। और वैसे ताप विद्युत, और ज़्यादा सरल भाषा में समझेंगे आप तो कोयला को जलाने से जो लाइट बनती है, ऐसे प्लांटों को थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, ताप विद्युत बोला भी जाता है। ठीक है, लगभग 70% विद्युत का जो उत्पादन है भारत में सप्लाई होती है वो कोयले से होती है, कोयले को जला करके लाइट बनाने से 70% प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना। उसके बाद जल विद्युत आता है, परमाणु ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं आती हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहला याद रखना बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं इसके अलावा, ये पॉइंट देखो पढ़िए इसमें, भारत में पहला जल विद्युत उत्पादन संयंत्र, भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए कोशिश करी सा ब्रिटिश सरकार ने, तो पहला संयंत्र 1897 में स्थापित किया। जल विद्युत मतलब किसी नदी पर या झील के माध्यम से एक छोटा सा डैम बना करके लाइट उत्पादन करने की कोशिश करेगी पानी से। ये क्या है, जल की बात हो रही है। पहला था ये इंडिया का। तो कहाँ पे लगाया अंग्रेजों ने, सिद्राबाग में लगाया था ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने। सिद्राबाग कहाँ है, दार्जिलिंग, सिद्राबाग दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग कहाँ है, बंगाल में, ऐसे याद रखिए। लेकिन ये असफल हो गया था, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में। था पहला भारत का पहला था जल विद्युत संयंत्र सिद्राबाग, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, जो कि चाय के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियां बंगाल में। असफल हो गया था। कब कोशिश करी ब्रिटिश सरकार ने, 1897। आप समझ रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने से ही सफल भी हुए थे वो। यही नेचर, यही रूल रहता है व्यक्ति के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ, हर एक जीवन में। अगर किसी भी वे ऑफ लाइफ में देखेंगे तो लगातार आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा किसी भी फील्ड में, सफलता की तरफ या सफलता तक पहुंचने के लिए, है ना। अनवरत रूप से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये असफल हो गया, फिर दोबारा उन्होंने प्रयास किया 1902 में। 1902 में सफलतम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कर दी साहब। कौन सी नदी पर किया है इन्होंने, कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव सुंदरम जलप्रपात के नाम से कर्नाटक राज्य में, शिव सुंदरम जलप्रपात के नाम से कर्नाटक राज्य में। और जहां से जब लाइट का उत्पादन हुआ तो लाइट कहां पे दी गई, यहाँ वाली जो विद्युत की सप्लाई की गई वो कौन सी, कोलार की स्वर्ण खदानों को सप्लाई करी गई। समझ ही रहे हैं आप, कोलार वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है, कर्नाटक का ही। तो यहाँ पे सप्लाई करी गई थी इस विद्युत संयंत्र के उत्पादन के बाद, कौन से, कावेरी के बाद। तो दोनों मैंने बता दिए आपको, 1902 वाला याद रखना। अब बात करते हैं भारत में पहला परमाणु बिजली घर। परमाणु जैसे थोरियम है, यूरेनियम है, इनके माध्यम से जो विद्युत उत्पादन होता है उसे बोलते हैं परमाणु बिजली घर। ठीक है, जैसे यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड करता है, और झारखंड में जादूगोड़ा की खान पहले पार्ट में पढ़ाया हुआ है, नोट कर लेना वहां से। और यूरेनियम रिसर्च अनुसंधान की बात करें, सेंटर की बात करें, तो वो भी जादूगोड़ा में ही वही होगा जहां से निकल रहा है। सिंपल सी बात है, कई बार अलग होते हैं अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर उन्हीं स्थानों पर सरकार स्थापित करती है। तो पहला परमाणु बिजली घर सरकार ने अमेरिका की मदद से 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया था। महाराष्ट्र में कौन सी जगह लगाया था, तारापुर में। और कौन सी वर्ष में लगाया था, 1969 में। ठीक है, नोट कर लो इसे, वही लिख रखा है मैंने। देखो, भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में 1969 में लगाया गया। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में, अमेरिका की मदद से। देश भी लिख लेना, अमेरिका की मदद से। भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर रावतबाटा में 1972 में लगाया गया, कनाडा की मदद से। ये कहाँ पे है, राजस्थान। राजस्थान बोले तो कोटा। और नदी कौन सी बहती है यहाँ पे, चंबल। कोटा में कौन सी नदी बहती है, चंबल। और एक बांध भी है यहाँ पे, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। और कौन से शहर में, कोटा में स्थित है। ठीक है, ये नोट करते चलो। शेयर कर दिया करो दोस्तों मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा। एक भी लाइन, एक प्रश्न बेटा छूटेगा नहीं आपका, ज्योग्राफी के स्तर का हो या किसी भी स्तर का। टॉप 50 वाली क्लास भी देखते रहो, वो आपके लिए बहुत काम आएंगे बेटा अगर में सागर। अगले पॉइंट की कुछ बात करते हैं। देखिए, जैसे कल्पक्कम, ये कहाँ, चेन्नई में कल्पक्कम। ठीक है, 1984 में स्थापना हुई थी इसकी। स्वदेश तकनीक पर आधारित है कल्पक्कम वाला। कौन सी तकनीक पर आधारित है, स्वदेश तकनीक, है ना। यहाँ भारत सरकार ने किसी भी देश की मदद या सहायता नहीं ली, यहाँ पर स्वयं ही स्थापित कर दिया अपनी ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि तब तक भैया देश बहुत आगे बढ़ गया था, आपको पता ही है। लेकिन शुरू में यहाँ जरूरत लगी, अमेरिका की जरूरत लगी पहले को, कनाडा की जरूरत दूसरे को स्थापित करने में। 1984 में चेन्नई, और ये भारत का पहला पूर्वी तट पर स्थापित होने वाला था। कौन से तट पर, पूर्वी तट पर। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, चेन्नई पूर्वी तट पर स्थापित होने वाला था, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ है, पूर्वी तट पर।
अब आगे बात कर लेते उत्तर प्रदेश का। इसे छाप लेना, बिल्कुल दिमाग में घोल करके पी जाना। जो एक ही है तो एक ही यहाँ तो पेपर में। उत्तर प्रदेश में स्थित है नरौरा। नरौरा बिजली घर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। यहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित होते हुए जाती है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। और केंद्रीय कांच एवं श्रामिक अनुसंधान संस्थान भी बुलंदशहर में स्थित है ना। कांच एवं श्रामिक अनुसंधान भी बुलंदशहर में। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में 1989 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में 89 में। नाम क्या? नरौरा। और नरौरा एक जगह का नाम है, एक लोकल क्षेत्र का नाम है। जगह के नाम पे ही होते हैं आमतौर पे, आप जानते हैं। रट लेना इसे तो यूपी वालों, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं। काकरापार सूरत में 1993 में स्थापना हुई। जहाँ पे नदी कौन सी बहती है? ताप्ती। और सूरत कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? आप जानते ही हैं, गुजरात में भाई साहब। सूरत अरब सागर के किनारे है बिल्कुल। बंदरगाह भी है बहुत महत्वपूर्ण। और उद्योगों के लिए भी जाना जाता है सूरत। हीरा उद्योग के लिए ज़्यादा जाना जाता है भारत में। साड़ी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। जैसे सूती कपड़े का तो काम होता है ये पूरे महाराष्ट्र और गुजरात में, लेकिन उसमें से साड़ी जो सबसे ज़्यादा काम होता है, या फैक्ट्री हैं सबसे ज़्यादा साड़ियों की, वो हैं आपके सूरत शहर में। ठीक है, मौका लगे तो ले आना भैया अपने शादी वादी के लिए कभी। आगे बात करते हैं कैगा। कैगा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। इसकी स्थापना 1999 कर्नाटक राज्य में है ना, 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय। कारगिल का वॉर भी हो गया था जून जुलाई में। कुडनकुलम संयंत्र तमिलनाडु राज्य में 2010 या 2008, आई थिंक 2008 या 10 के आसपास से स्थापित हुआ था रूस के सहयोग से। ठीक है। जैतापुर की बात करें महाराष्ट्र राज्य में 2010 में, ये फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया। कौन से देश के? फ्रांस के सहयोग से। ठीक है। अब देखो, इन्हें रट लेना, याद कर लेना, बस राज्य पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ये सब परमाणु बिजली घर हैं जिनसे लाइट का उत्पादन सरकार करती है, और अलग अलग इलाका और वहां से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वहां विद्युत की सप्लाई करती है सरकार, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार भी किस पर नहीं है कि भाई कोयला है, कोयला क्या है, कभी भी खत्म हो सकता है। कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर विद्युत की सप्लाई कहाँ से करेंगे? गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो दूसरे संसाधनों पर काम कर रही है सरकार, है ना। और भी बताएंगे कौन कौन से। देखो, भारी जल संयंत्र, कुछ सरकार ने भारी जल संयंत्र बताए। अब आप पढ़ के आए होंगे केमिस्ट्री में जल का सूत्र। जल का सूत्र, सामान्य जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है सामान्य जल का सूत्र। लेकिन भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल होता है जिसका सूत्र होता है D2O। तो भारी जल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल करते हैं वैज्ञानिक। भारी जल का प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। ठीक है। काय के लिए? विद्युत उत्पादन के लिए। विद्युत उत्पादन के लिए भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार ने क्या करे? संयंत्र लगा दिए इसके कुछ राज्यों में इंपोर्टेंट भारी जल के। सूत्र भी लिख लेना आप, और मैं आपको संयंत्र भी बता रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन तो सिंपल एक आ जाता है कि परमाणु रिएक्टरों में विद्युत उत्पादन के लिए मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो उत्तर लगा देना, भारी जल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसे देखो, नांगल नामक जगह का है। भाखड़ा नांगल तो सुना ही होगा आपने। भाखड़ा हिमाचल में और नांगल पंजाब में, वही वाला नांगल है। पंजाब राज्य में जहाँ भारी जल का संयंत्र है। तूतीकोरन बंदरगाह भी है तमिलनाडु का, यहाँ भारी जल का संयंत्र भी है तमिलनाडु में। हजीरा गुजरात में। हजीरा गुजरात में, यहाँ से भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन भी निकलती है, हजीरा से स्टार्ट होती है। ठीक है। ये भी भारी जल का संयंत्र है। मानगुरु तेलंगाना में स्थित है। लिख लेना, नए पुराने बच्चों को कुछ नया भी मिल सकता है, कुछ पुराना भी मिल सकता है, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। लेकिन पढ़ना एक एक पॉइंट है, छोड़ना नहीं है बेटा। जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए इस लोकसभा चुनाव से पहले, है ना। तालचेर कई बार पढ़ा दिया मैंने, रटा दिया होगा। तालचेर में कोयला उत्पादन होता है, उड़ीसा में स्थित है। ताप विद्युत संयंत्र भी स्थित है तालचेर में। और सरकार ने क्या बनाया यहाँ पे? भारी जल का संयंत्र भी स्थापित कर रखा है तालचेर उड़ीसा में। तो बहुत सारी क्लासों में मैंने तालचेर को बता रखा है ना। कई बार एग्जाम में भी आता है, इस वजह से ये क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कुछ अनुसंधान संस्थान है, जैसे देखो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, बहुत ही बार पूछा गया। इसे बार्क बोलते हैं शॉर्ट में। ट्राम्बे बंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे बंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो परमाणु बिजली घरों में विद्युत का उत्पादन हो रहा है, लाइट का उत्पादन हो रहा है, उसके ऊपर जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे होती है? भाभा परमाणु अनुसंधान में। और ये भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पे? बंबई में स्थित है। और बंबई में एक जगह का नाम है भैया, जहाँ जगह बोलते हैं ट्राम्बे। और जाके स्थापना आप बताओ कमेंट बॉक्स में कब भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी भाभा परमाणु अनुसंधान की? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ठीक है। अगले की बात करें, इंदिरा गांधी जी के नाम से ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, ये कहाँ पे? कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर है। और कलपक्कम मैंने अभी पढ़ाया भी है, एक परमाणु संयंत्र भी है, ऊपर पढ़ा रखा है मैंने। कलपक्कम चेन्नई 1984 में
परमाणु बिजली घर भी है। परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ पे है, ये भी याद रखना है, हैदराबाद में। परमाणु पदार्थ जो निकलते हैं उसका एक हेड ऑफिस, उस पर जो काम होता है वो कहाँ है, हैदराबाद में होता है। जैसे यूरेनियम की बात करूँ या थोरियम की बात करें या मोनाजाइट की बात करें या जिरकॉन की बात करें, ये सब परमाणु पदार्थ हैं जो अलग अलग स्थिति में निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों से। आगे बात करते हैं गुरु जल बोर्ड। देखो गुरु जल शब्द लिख के आवा तो यार भारी जल ही बोलते हैं गुरु जल को, ठीक है, क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। D2O का सूत्र हो तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, क्या होता है D2O, भारी जल ही बोलते हैं। इसका सेंटर कहाँ है, मुंबई में। रमन अनुसंधान, जो वैज्ञानिक डॉक्टर रमन के नाम पर है, बंगलौर में स्थित है। इसी से संबंधित रिसर्च होती है यहाँ पे। सौर ऊर्जा अनुसंधान हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। सौर ऊर्जा, भाई भारत सरकार सबसे ज्यादा काय पे काम कर रही है, सौर ऊर्जा पर, और दुनिया की सरकारें भी काम कर रही हैं कि भाई कोयला कभी भी खत्म हो सकता है, गैस भी खत्म हो सकती है कभी भी, तो वैकल्पिक लाइट उत्पादन के लिए काम किया जाए। तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी इंडिया में लगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है, नर्मदा नदी के तट पर लगाया जा रहा है, ओंकारेश्वर नामक जगह पर। दुनिया का सबसे बड़ा, जो 600 मेगावाट लाइट उत्पादन करेगा। कितनी लाइट, 600 मेगावाट लाइट उत्पादन करेगा, ठीक है। तो सरकार काम कर रही है भैया इनके अलावा। अब प्रश्न आ जाता है आपसे, ये बता पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर तमिलनाडु में होता है, पहले स्थान पर। ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में ज्वार बांटे आते हैं उससे भी लाइट बनाई जाती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, गुजरात में। सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा कहाँ पे, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। जो जमीन के अंदर से गर्म जल स्रोत निकलता है उसके ऊपर जो रिसर्च होता है ना, वो कहाँ पे होता है, हैदराबाद में। तो कहा नाम हो जाएगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब पूरे भारत के स्तर का, भूगर्भीय मतलब भू मतलब जमीन, और गर्म मतलब जमीन के अंदर से जो गर्म पानी हमें निकल रहा है, प्राकृतिक देन है, प्रकृति की देन है, नेचुरल रिसोर्स है, उसके ऊपर जो रिसर्च होती है, काम होता है, शोध होता है, वो कहाँ पे होता है, हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी में। आराम से पढ़ने हैं, बिल्कुल धैर्य से, कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको 1%, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, जल विद्युत उत्पादन का, ये वाला सिद्रावा को भी याद करना 1897 में। 1902 वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, और जो 1975 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट तो खैर सबसे ही सभी पूछे मैंने जितने भी कवर किए इसमें, लेकिन इनको याद रखना है, ये भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बम्बई हाई तट वाले इलाके से। कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस इंडिया में सबसे ज्यादा इसी स्थान से निकाली जाती है। और इंडिया में सबसे पहले खोज कहाँ पे हो गई थी, खोज सबसे पहले तेल की खोज 1867 में असम में हो गई थी, असम के माकूम, फिर उसके बाद डिगबोई और अलग अलग इलाकों में, हिस्सों में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, दूसरा पार्ट है ऊर्जा संसाधन का, लेकिन इसका पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, उस पार्ट को अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, उसके बाद इसे भी लिख लेना, ठीक है। और आप कोई भी पेपर दे लेना, इससे बाहर नहीं जाना है आपका क्वेश्चन। अगर परमाणु बिजली घरों की बात करें, अनुसंधान की बात करें, या विद्युत संयंत्रों की बात करें, जल विद्युत संयंत्रों की बात करें, और जल विद्युत संयंत्रों की बात करें, तो जो डैम होते हैं, जो बांध होते हैं, वो मैंने नदियों के हिसाब से आपको पढ़ा रखे हैं अलग टॉपिक में, है ना। प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से देखिएगा, नोट्स लगातार बनाइएगा। और जो आगे आपका जो टेस्ट होने वाला, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए मैसेज है, वो टेस्ट पूरा का पूरा यूट्यूब क्लासेस से ही बनाया गया आपके लिए, ज्योग्राफी का। तो क्लासेस आप झीलों को पढ़ें वहाँ से, नदियों को पढ़ें वहाँ से, आप भारत की आकृति को पढ़ें, पहाड़ियों को पढ़ें, पूरा टॉपिक पढ़ें ज्योग्राफी का, जितनी 17-18 क्लासेस पढ़ाती हैं उन्हीं में से मैंने पूरा का पूरा पेपर अच्छे से तैयार किया, ठीक है। तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे उस पेपर में। और बाकी की अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी चैनल से आप वीडियोस को देखते रहिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल की पूरा का पूरा पढ़ा रखा है मैंने, यूपी स्पेशल वहीं से पढ़िए आप, जिले बाई जिले पढ़िए और कॉन्सेप्ट के आधार पर भी पढ़िए, ठीक है। हिस्ट्री की क्लासेस को भी वहीं से पढ़ते रहिए आप, करंट अफेयर्स की और टॉप 50 क्वेश्चन और ज्योग्राफी, ये तीनों क्लास लगातार चल रही है मेरे द्वारा आपको चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चैनल को अपने दोस्त और मित्रों के साथ शेयर कर दिया करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दिया करो। चैनल पर यदि आप नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस का या किसी भी भर्ती का फ्री में ही पढ़ाया जा रहा है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, नमस्कार।